So, good morning, students. How are you? Fine. So, now we were discussing about energy. In the last lecture, we discussed about kinetic energy. तो अब नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है? Yes, now today we will discuss about potential energy. आपको मैंने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी is the sum of kinetic energy and potential energy. तो potential energy in actual practice is the stored energy, store करके रखी गई है. हम क्या कहते हैं? Potential energy, it is the energy possessed by body by virtue of its position or configuration. By virtue of its position or configuration. तो stored इसीलिए मैंने कहा. Now let us say आपको मैं examples बताऊं कि उससे आपको क्लियर हो जाएगा. अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो कि an apple is hanging from a tree, एक ट्री के ऊपर एप्पल हैंग किया हुआ है, so that is in the particular position from the surface of earth. तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. आप तीर को कमान के ऊपर चढ़ा देते हो, a stretched bow, तो that will be the potential energy. आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, आप उस स्प्रिंग को पकड़ के स्ट्रेच कर देते हो या आप उस स्प्रिंग को पकड़ के कंप्रेस कर देते हो. So whenever spring is in the stretched or compressed position, it will acquire potential energy. अब मैंने मान लीजिए मैं इस पेन की बात कर रही हूँ. I am considering the position of this pen at this very point. It is n at height h from the surface of earth, so it has got potential energy, and this potential energy is known as gravitational potential energy. अब मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने उसको पकड़ के खींच दिया, तो उसके अंदर जो एनर्जी आई वो किस वजह से आई? उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई. यहाँ पर उसकी पोजीशन थी, वहाँ क्या चेंज हुआ? उसकी कॉन्फ़िगरेशन. तो इसलिए हम यहाँ पर ये पॉइंट कहते हैं सबसे पहले कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by body by virtue of its position or configuration. अब उसके बाद इसमें हम एग्जाम्पल्स दे देते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें लेना चाह रहे हैं, वी विल सी कि ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दो तरह की आ गई. एक आपके पास आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ये आपके पास आएगी व्हेन यू आर कंसीडरिंग पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. दूसरी हमारे पास आ जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. दिस एनर्जी विल बी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन. सो वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दिस टू वन बाय वन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. सो वी वांट टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सॉरी, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Now you see in this case gravitational potential energy में जैसे मान लीजिए we are considering this is surface of earth and this is the point B at height h. तो अब हमें ये देखना है कि when a body of mass m is at this very position B, then how much energy is stored by this body. ठीक हो गया? कैसे देखेंगे? मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर की एट दिस वेरी पोजीशन P and the body is of mass m. ठीक हो गया?
अब इस बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दिस वेट इज कांस्टेंट, सो दैट मीन्स दिस इज द कांस्टेंट फोर्स। अब हमें बॉडी को कहाँ लेकर के जाना है? टू दिस पॉइंट बी एट दिस वेरी हाइट एच। तो हम ये देखना चाहेंगे हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड to move body from this position A to position B। ठीक होगी ना बात? अब कैसे देखेंगे? ये कांस्टेंट फोर्स है, तो अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इसलिए इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम position A to position B. So now this W will be mg into h into cos of 180 degree. Beta, we are using the formula work is dot product of force and displacement. So now here F S cos of, now you see in this case body की जो force है that is acting vertically downward and motion is vertically upward. So what is the angle between the two? That is 180 degree. So it will be Fs cos of 180 degree. So this will be minus F into S, where cos of 180 degree is equal to minus 1. So that means now W is equal to minus mgh. अब आप देखिए, this negative sign shows that work is done on the body. ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी. So here the work is done against gravitational force on the body. So this work is stored in the form of potential energy. नेचुरली बच्चे, जैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी तभी उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी. व्हेन बॉडी इटसेल्फ विल डू वर्क, तो बॉडी विल डू वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इट्स एनर्जी. उस केस में एनर्जी क्या होगी? रिड्यूस होगी. तो दैट मीन्स नाउ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो इस केस में अब हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यू ले लेते हैं. सो दैट विल बिकम mgh. अब जैसा कि आपके पास अब एक्सप्रेशन बन गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh. Here m is mass of body, g is acceleration due to gravity and h is height of body above surface of earth. तो यहाँ से अब आपके पास क्या नोट आ गया कि इफ बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर बॉडी लाई कर रही है कहाँ पर? सरफेस ऑफ अर्थ पे. तो बच्चे बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन व्हाट विल बी h? h विल बी 0. दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0. तो इसलिए नाउ यू कैन रिमेंबर दिस थिंग कि reference level for the gravitational potential energy is the surface of earth, where the value of gravitational potential energy will be 0. और उसके बाद जैसे जैसे बॉडी की हाइट इंक्रीज होगी, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. अब मैं आपको कह रही हूँ कि यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोजीशन ऑफ बॉडी एंड पोटेंशियल एनर्जी. आपने ग्राफ प्लॉट करना है. इस साइड पर आप ले रहे हो पोजीशन ऑफ बॉडी above surface of earth. Position of body above surface of earth. और इस साइड पर आप ले रहे हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U. तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन में
अब एम जी क्या है, कांस्टेंट, तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। और जब आपके पास y इज प्रोपोर्शनल टू x हो तो ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें आप यहाँ देख सकते हो when h is 0 u is 0, it means that this graph will pass through origin, so this will be the shape of the graph. Clear? तो इस तरीके से हम इसमें ये पॉइंट जो है वो देख सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हम लेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट विल हैपन कि अगर एक स्प्रिंग आपके पास है, आप उस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों है, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सो एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बेटा ऐसे लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये एक स्प्रिंग ले लिया, सो दिस आई एम कंसिडरिंग एज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, नॉर्मल पोजीशन, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आप उसको अपने आप तो नहीं ना वो स्ट्रेच हो जाएगा, क्या करोगे, आप एक स्प्रिंग को बेटा इस तरीके से हैंग कर दीजिए, और ये कब स्ट्रेच करेगा, when you will apply some weight on this spring in the downward direction। और मान लीजिए कि स्प्रिंग आपके पास यूं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो आप अगर इसको स्ट्रेच करना चाहोगे तो क्या करोगे, आप यहाँ से पकड़ के यूं फोर्स लगाओगे, यू विल अप्लाई फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो उससे वो स्प्रिंग खिंच जाएगा। सो दैट मीन्स कि अब वो ही स्प्रिंग जो है वो यूं हो गया, कब हो गया, when external force is applied to it। तो ये क्या है बेटा, नॉर्मल और इक्विलिब्रियम पोजीशन। और बच्चे ये क्या है, स्ट्रेच्ड पोजीशन। चलो ठीक होगी। अब इसमें हम लिखते हैं कि किस तरीके से, अब हम लॉजिक ये लगाएंगे बेटा कि कोई भी, अब जैसे ही उस स्प्रिंग को पकड़ के हमने खींचा, तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी दिस स्प्रिंग टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ड्यू टू, और वो क्यों होगी, रीस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट ऑन द स्प्रिंग। आपको मैं एक पहले सिंपल सी एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक नॉर्मल स्टोरी आप देखिए कि कोई बात आपको बहुत खुशी दे रही है, अभी तुम बैठे हुए हो, ठीक है, तुम्हें भी पता चलता रही है रिजल्ट आ गया, यू आर फर्स्ट इन द क्लास। अब ऐसे शौक में आ जाओगे, खुश हो जाओगे, और वो जो खुशी कुछ चंद सेकंड्स के लिए ऐसी होगी कि आपको ये भी पता नहीं होगा मैं हूँ कहाँ, यू आर इन द एक्साइटेड स्टेट। लेकिन बेटा जितने टाइम के लिए भी आप उस एक्साइटेड स्टेट में हो, यू कांट डू एनीथिंग नॉर्मल, धीरे धीरे आप अपनी नॉर्मल स्टेट पे आओगे। यही होता है ना, चाहे एक्साइटेड स्टेट हो चाहे डिप्रेस्ड मूड हो, काम तो सही तभी होता है व्हेन वी आर इन नॉर्मल मूड। तो यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन restoring force acts on the spring, which tends to bring the spring back to its equilibrium position। So इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो restoring force एक्ट करेगी स्प्रिंग के अंदर, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में जो कि उसको वापस लाना चाहेगी। तो आई एम सेइंग, लेट अस से दिस इज restoring force। So this is proportional to x with negative sign। यहाँ मैं अगर सीधा भी लिखती हूँ, I write it like this। Negative sign indicates that restoring force is acting in the direction opposite to displacement। क्योंकि मान लो आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो जब स्प्रिंग कंप्रेस किया तो x अंदर को हुआ, तो अब रिस्टोरिंग फोर्स उसे बाहर लेके जाना चाहेगी।
और जब स्ट्रेच कर दिया तो उसको अंदर लेके आना चाहेगी। तो ये चीज हमेशा ही याद रखिए कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट होगी, इसलिए एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और एफ एस इज इक्वल टू minus kx, where k is known as constant of proportionality, and we call this constant of proportionality as spring constant. अब इसके बाद देखिए कि जो f external है this will be equal and opposite to the restoring force. Naturally मैंने अभी कहा है बेटे, जब तुमने कंप्रेस करना है तो आप फोर्स अंदर को अप्लाई करोगे और रिस्टोरिंग फोर्स बाहर को होगी। सो इसका मतलब कि आपके पास एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू के एक्स। ठीक हो गया। अब इसमें जो देखो इस प्रॉब्लम में जो आपके पास फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है ना, तो वो क्या है, वेरिएबल है। इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द स्प्रिंग, उसको बाहर को कर रही है ना, टू मूव द स्प्रिंग थ्रू डिस्टेंस dx, तो दैट इज dw which will be equal to f external into dx into cos of 0 degree, क्योंकि आपके पास बेटे क्या है, dw is f dot s, f is the force, f external, और f external किस डायरेक्शन में है, जिधर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है जिस तरफ को फोर्स अप्लाई की है, तो इसलिए एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो ये आपके पास बन गया f external dx because cos of 0 degree is 1 and this is kx dx। तो अब आप देखिए कि इसमें जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही, यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द स्प्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस x, तो w कैसे आएगा, इंटीग्रेशन dw, तो it will be kx dx integration from 0 to x। अब इसमें k और x के इंटीग्रेशन क्या बन गई बच्चे, x square by 2, x raised to power n plus 1, तो यहाँ पावर 1 है तो x 1 plus 1 upon 2, और ये वैल्यू पुट करोगे ऊपर x नीचे 0, तो दिस इज k x square by 2 and this work is stored in the form of potential energy। तो इसलिए इस केस में, स्प्रिंग के केस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। सो इसमें क्लियर हो गया। देखो आप, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रही हूँ कि हमने सिंपली पहला पॉइंट ये कहा कि भाई क्या है कि व्हेन वी आर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू स्मॉल अमाउंट, जब आप कर रहे हो उसको स्ट्रेच, then restoring force acts upon the spring which tends to bring it back to the equilibrium position। तो यहाँ से हमारे पास सीधी सी बात आ जाएगी कि जो restoring force है that will become minus kx, ठीक होगी। और अब external force due to which stretching will take place that will be equal and opposite to restoring force, तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स के आगे k इंटू एक्स, ठीक होगी बात। तो अब क्योंकि वेरिएबल है तो w हमारे पास क्या आएगा, f ds इंटीग्रेशन, तो इसलिए हमने इस तरीके से किया और ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। सो दैट मीन्स एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ kx स्क्वायर। अब आप अगर यहाँ पर, जैसे हमने प्रीवियस पोटेंशियल एनर्जी में लिया, अगर बेटे हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे
बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो वो ग्राफ क्या आएगा? क्या ले रहे हो बेटे आप? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, क्या है बेटे? वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, और यू कैन से इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन, और इसको मीन को क्या कह सकते हो? इक्विलिब्रियम। अब बेटा यूं स्प्रिंग है, ऐसे गया, सो दैट मीन्स उसमें आपका इक्विलिब्रियम से दोनों तरफ जा रहा है। तो सबसे पहली चीज तो इसमें जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस, पोजीशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, जिसको आप एक्स कह रहे हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इस साइड पर है यू, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हेन एक्स इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक हो गया? और अब u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो जब y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो तो ग्राफ की क्या शेप आती है? पैराबोला। तो इसलिए इसमें जो शेप आएगी ग्राफ की, दैट शेप विल बी लाइक दिस। सो दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास इसमें ग्राफ है जो बेटा आ गया। क्लियर? बिल्कुल अच्छी तरीके से। सो दिस इज द सिचुएशन दैट हाउ वी कैन डू इन दिस केस। तो अब आपके पास दोनों तरह का एक्सप्रेशन जो है वो बन गया। अब मैं इसी स्प्रिंग की ही बात कर रही हूँ। मान लो इसमें बेटे वो आपसे ये पूछ ले कि भाई there is the graph between restoring force and displacement, then from that very graph how can you calculate expression for potential energy? वही आ गया ना। अब मैं क्या कह रही हूँ? to calculate potential energy from graph restoring force versus displacement। सो कैसे करेंगे इसमें बेटे? सबसे पहले मैं यूं ले रही हूँ। अब मैंने रिस्टोरिंग फोर्स एफएस इधर ले लिया और इस तरफ मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, एक्स की बात कर रही हूँ। अब सबसे पहले आपको पता है इसमें कि रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब मान लीजिए कि आपके पास एक्स पॉजिटिव है, मीन यू आर कंसिडरिंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू दिस साइड, तो आपके पास इस तरह को पॉइंट्स आएंगे। तो when x is positive, then obviously fs will be negative, तो उसमें इस साइड पर पोजीशंस आएंगे, ऐसे ही होगा। और जब x नेगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगी। एक तो ये चीज होगी क्लियर। दूसरा कि when the two y is proportional to x, तो ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन, एंड when x is 0 f is 0। सो पहली चीज द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। इससे देख लो कि जब x पॉजिटिव है रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है रिस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। ठीक होगी बात? तो ये तो हो गया कि ग्राफ की शेप कैसे होगी, रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। कब? व्हेन स्प्रिंग इज, ये किस स्टेज में है बेटे? जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच्ड पोजीशन में ले रहे हो। दिस ग्राफ शेप इज व्हेन स्प्रिंग इज इन द स्ट्रेच्ड पोजीशन।
ठीक, अब यहाँ से वर्क कैसे कैलकुलेट करें? वेरी सिंपल। आपने मान लो ये पॉइंट ओ ले लीजिए, ओरिजिन ले लिया, ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट आपके पास आ गया दिस बी। तो बच्चे ओ से ए क्या आ गया एक्स, ओ से बी क्या आ गया एफ। ठीक है, नाउ यू कंसिडर दिस पॉइंट सी एंड यू टेक व्हाट इज एरिया ओ ए सी। किसे लेना है? एरिया ओ ए सी, ये वाला एरिया जो किसके अंदर है? एफ और एक्स के अंदर है। ये तो मैंने पॉइंट यहाँ कहा ना। तो एरिया बेटा ये ट्राइंगल है, हाफ ऑफ बेस ओ ए इंटू हाइट ओ बी। नाउ व्हाट इज ओ ए? इट इज एक्स, ओ बी इज एफ, और एफ बच्चे क्या होता है? के इंटू एक्स। मैग्नीट्यूड तो यही होता है ना। तो ये क्या बन गया? 1/2 के एक्स स्क्वायर, और 1/2 के एक्स स्क्वायर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका मतलब जो नेगेटिव साइन है वो मैंने ग्राफ में ही कवर कर लिया है। तो बच्चे यहाँ से अब आप क्या कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस ग्राफ रिस्टोरिंग वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। कैसे? एरिया इनक्लोज्ड अंडर दिस वेरी ग्राफ। सो दैट मीन्स यहाँ से हम ये कह रहे हैं एरिया अंडर restoring force versus displacement graph gives the value of potential energy। क्या दे रहा है? वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेटे आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। सो मेरा ख्याल है आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्टेप वाइज आप लर्न कर रहे हो। पहले हमने देख लिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिर हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, जो पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन में ग्राफ की क्या शेप है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने निकाल लिया कि भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है और इसमें पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन में ग्राफ की क्या शेप आ रही है। और उसके बाद हमने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं अब तक। ठीक, और अब आप इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लेते हैं, आई वॉन्ट टू डिस्कस कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? टू स्प्रिंग्स A and B are stretched by same amount, now in which case work done will be more if spring A is stiffer than spring B। कैसे करना है? कैसे होगा ये? इसमें बेटे आपने ये देखना है पहले कि वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये कह रहा है कि दो स्प्रिंग्स में स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग ए स्टिफर देन बी। इसका मतलब ये हो गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दोनों में डिफरेंट है। जितना बेटा स्प्रिंग स्टिफर होगा इसका मतलब कि उसका जो फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब जब x सेम है तो ऑब्वियसली नाउ व्हाट विल बी WA by WB? It will be half of
के ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ ऑफ के बी इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो दिया है कि बोथ आर स्ट्रेस्ड बाय सेम अमाउंट, तो वी आर कंसीडरिंग दैट बोथ स्प्रिंग्स आर स्ट्रेस्ड बाय सेम अमाउंट, दैट इज एक्स। तो ये आपके पास बन गया के ए बाय के बी। नाउ इफ के इज ग्रेटर देन के बी, इट मीन्स दैट डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी। कैसे लोगे आप इसको करना चाहो तो यू कैन से के ए बाय के बी इज ग्रेटर देन 1, विच मीन्स डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू बी इज ग्रेटर देन 1 और डब्ल्यू बी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी। तो योर आंसर विल बी दैट वर्क डन विल बी मोर इन केस ऑफ स्प्रिंग ए। अब इसमें मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में ट्विस्ट लाके ये क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। अब इसमें क्या ट्विस्ट मैं ला रही हूँ इस प्रॉब्लम में, मैं ये कह रही हूँ कि टू स्प्रिंग्स ए एंड बी आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स। बस अब मेरी प्रॉब्लम क्या बन गई, प्रॉब्लम अब ये है कि टू स्प्रिंग्स ए एंड बी are stretched by same force, in which case work done will be more if spring A is stiffer than spring B। अब मैंने जो उसको elongate किया, जो external force apply की, वो दोनों केसेस में मैंने एक जितनी अप्लाई कर दी। तो अब बेटे जब आप वर्क की बात करोगे, जैसे ही आप देखते हो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो एक चीज तो आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर है कि जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल, हमने क्या कहा है कि एक्स, एफ एक्सटर्नल इज द स्ट्रेचिंग फोर्स, है ना। तो अब ये फोर्स कांस्टेंट है। अब बेटा अगर के की वैल्यू चेंज होगी, जैसे दोनों स्प्रिंग्स में के सेम थोड़े है, तो के चेंज होने से एक्स भी चेंज होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं, के भी वेरिएबल है और उसके साथ साथ एक्स भी वेरिएबल है, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग फोर्स सेम है। तो अब तरीका क्या होना चाहिए, तरीका हम ये अप्लाई करें कि वेरिएबल एक ही हो। वो कैसे कर सकते हैं कि मैं कहती हूँ बोथ आर स्ट्रेच्ड बाय द अमाउंट एफ। तो एफ क्या आ गया, के एक्स, तो एक्स क्या बन गया, एफ बाय के। तो मैं यहाँ ऐसे क्यों ना लिख लूँ बेटा कि इट इज हाफ ऑफ के एफ बाय के का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज एफ स्क्वायर बाय 2k। तो आ गई ना बात कि दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट, तो एफ विल बी सेम, तो वेरिएबल हमारा एक रह गया। तो अब जब यहाँ मैं लिखूंगी डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू बी, तो मैं लिखूंगी एफ स्क्वायर बाय 2ka, और जब ये डिवाइड होगा तो 2kb बाय एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो गया, तो इट इज kb बाय ke। अब इसमें क्या दिया है बच्चे के a इज ग्रेटर देन kb, a इज स्टिफर, तो इसका मतलब kb बाय ka इज लेस देन 1, है ना। तो इसका मतलब wa बाय wb इज लेस देन 1 और WA is less than WB, or you can say that WB is greater than WE। तो इसका मतलब इसमें कि जितना स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी उतना वर्क डन ज़्यादा होगा। तो जो स्प्रिंग स्टिफर है उसमें वर्क डन लेस होगा, और जो स्प्रिंग लाइट है, स्टिफर उतना नहीं है, उसमें वर्क डन ज़्यादा होगा। सो समझे ना। तो हमेशा प्रॉब्लम को हर एंगल से देखिए, ये नहीं है कि बस एक ही एंगल देखा। जब आपने देखा W हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आप इसमें ये देखिए कि यहाँ F तो बात ही नहीं आ रही, और फिर आप इसको एनालिसिस करिए कि सेम फोर्स है, जो स्प्रिंग स्टिफ है, जो मतलब स्टिफ मतलब कि जल्दी नहीं उसमें इलोंगेट हो रहा, तो उसमें तो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्स कम ही आएगा, है ना। और जो लाइट है, जो स्टिफ इतना नहीं है, लचकदार है, उसमें एक्स ज़्यादा आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट उतनी फोर्स पे। सो दैट मीन्स के भी वेरिएबल हो गया, एक्स भी वेरिएबल हो गया। तो हम इसमें एक वेरिएबल कैसे लाएंगे, उसके लिए
हमने यहाँ से लेके इसको कर लिया। सो क्लियर, हर एक को ये चीज़ क्लियर होगी। सो दिस इज बेटे ऑल अबाउट जो हमने इस तरीके से इसमें सीखना है। सो प्लीज़ आप अच्छी तरह ध्यान से अब अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का। फिर पोटेंशियल एनर्जी में ड्यू टू पोजीशन और ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। तो इन चीज़ों को दिमाग में रख के फिर हम आगे जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं वो कर सकते हैं। सो प्लीज़ like, share and subscribe so that you can get notification of next video for which you are waiting a lot. Thank you.